तो सबसे पहले हमारे पास आज का पहला क्लिनिकल है डिसऑर्डर्स ऑफ केरेटिनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो पहली टर्म यूज़ की गई है इचिथियोसिस। आम ज़बान में इसे बोलें तो जो हमें वो खारिश वाला मसला होता है, तो उसके अंदर ये एक डिसऑर्डर है, स्किन का डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सेसिव केरेटिनाइजेशन हो जाती है स्किन की। स्किन ड्राई हो जाती है और स्केलिंग सी प्रोड्यूस होती है स्किन के ऊपर, जो कि ज़्यादातर जो है वो पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। उसके बाद इसी की एक टाइप है हैर्लिक्विन इचिथियोसिस। ये हमारे पास एक रेयर केरेटिनाइजिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो बस बात याद रखनी है क्या है कि स्किन थिक हो जाती है, रिज होती है और क्रैकिंग अपीयर होती है स्किन के ऊपर, यानी स्किन के ऊपर खुरदरापन महसूस होता है। उसके बाद आ जाता है कोलाइडियन इन्फेंट। इसकी स्किन भी जो थिक होती है और उसकी जो मेम्ब्रेन है ना वो टॉट होती है, मतलब एक प्रोटेक्टिव फिल्म सी बना देती है स्किन के ऊपर। अब जब बेबी की बर्थ होती है और वो अपनी फर्स्ट रेस्पिरेटरी एफर्ट करता है, तो ये जो मेम्ब्रेनस स्किन होती है ये क्रैक हो जाती है और लार्ज शीट्स की फॉर्म में बॉडी से शेड ऑफ हो जाती है। ठीक हो गया। और इसकी शेडिंग ऑफ के बाद जो नीचे से नॉर्मल स्किन जो है वो अपीयर होने लग जाती है। उसके बाद आ जाता है लेमिलार इचिथियोसिस। इसके अंदर होता उसी तरह है, स्किन जो है ना वो कोलाइडन इन्फेंट की तरह ही होती है, लेकिन उसकी जो स्केलिंग है ना वो परसिस्ट करती है, वो शेड ऑफ नहीं होती। ठीक है। और जो उसके हेयर की ग्रोथ है वो जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे नहीं होती, हेयर छोटे रह जाते हैं और स्वेट ग्लैंड की डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाती। इस वजह से ये जो ऐसे इन्फेंट्स होते हैं लेमिलार इचिथियोसिस से जो सर्वाइव कर रहे होते हैं वो हॉट वेदर में सफ़र करते हैं, क्योंकि जो उनके स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इसी तरह से डेवलप नहीं होते। उसके बाद है कंजेनिटल एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। ये हमारे पास एक ग्रुप है हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का, जिसके अंदर वो वाले टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं जो एक्टोडर्म से निकलते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नेल्स की डेवलपमेंट, हेयर की डेवलपमेंट, टीथ की डेवलपमेंट जो है वो अफेक्टेड होती है। मतलब टीथ या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे या फिर पार्शली एब्सेंट होंगे, हेयर और नेल अफेक्टेड होंगे। इसी के अंदर एक डिसऑर्डर है डेक्टाइल एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया क्लेफ्टिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें बस तीन बातें हैं वो याद रखनी है। एक तो इसमें हमारे पास एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया होता है। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या है कि हाइपोपिगमेंटेशन होती है स्किन की, और दूसरा हमारे पास जो स्किन की अपेंडेजेस है और एपिडर्मिस वगैरह है उसकी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है। स्किन स्मूथ और हेयरलेस होती है। ठीक है। उसके अलावा जो स्कैंटी से हेयर्स होते हैं, आईब्रोज भी इतने सही तरह से डेवलप नहीं होते, आई लैशेज एब्सेंस होती हैं, नेल डिस्ट्रॉफी। उसके अलावा हाइपोडोंटिया कहते हैं कि जो दांत है ना वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते। उसके अलावा माइक्रोडोंटिया, एक्ट्रोडेक्टाइल अब ये है कि या तो सारी फिंगर्स नहीं होंगी या सारे टोनेल्स नहीं होंगे, या फिर हमारे पास टो नहीं होंगे, या फिर हमारे पास सारी फिंगर नहीं होंगी, या फिर उसका कोई पार्ट नहीं होगा, या फिर एक या एक से ज़्यादा का पार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी आ जाती हैं एंजियोमास ऑफ द स्किन। एंजियोमास जो है ना वो हमारे पास बेसिकली वेस्कुलर एनॉमलीज हैं। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्किन के अंदर ना एक्स्ट्रा जो है ना लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स जो है ना वो बन जाती हैं, जिसकी वजह से जिसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो आर्टीरियल भी हो सकती हैं, वीनस भी हो सकती है, या केवर्नस भी हो सकती हैं। केवर्नस मतलब बोलते हैं कि जो कैपिलरीज, जो एडजेसेंट कैपिलरीज थी ना वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं, तो वो भी एंजियोमा बना देता है। ठीक है। या मिक्स टाइप की भी हो सकती हैं। और एंजियोमास जो लिम्फेटिक्स से, जिसके अंदर लिम्फेटिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, एक नाम दे दिया सिस्टिक लिम्फ एंजियोमास और सिस्टिक हाइग्रोमास। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं एंडोथीलियल सेल के, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं एंडोथीलियल सेल के। ठीक हो गया। ये जैसे कि एक ट्यूमर है और ये एंडोथीलियल सेल और इसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है। उसके अलावा अब इसके आगे टाइप्स बता दी हैं। नर्वस फ्लेमस जो है ये हमारे पास एक रेड फ्लेम सा, हमारे पास एक पिंक फ्लैट सा एक फ्लेम अपीयर होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक के ऊपर। ठीक हो गया। और हमारे पास इसी तरह एक है पोर्ट वाइन स्टेन, जो कि इसको हम बोलते हैं हेम एंजियोमा। ये हमारे पास ज़रा लार्जर और डार्कर होता है, जो शो भी किया हुआ है। ये हमारे पास अपीयर होता है ऑन द एंटीरियर एंड द लैटरल पार्ट और लैटरल ऑन द फेस और द नेक। ठीक है। और हमारे पास ये ज़्यादातर जो डीमार्केशन है इसकी वो कहाँ पर होती है, मीडियल प्लेन पे। ये आपको ये फिगर में भी नजर आ रहा है, और कई दफ़ा क्या होता है कि ये मीडियन प्लेन से भी आगे जो है वो चला जाता है। और ये जो पोर्ट वाइन जो हेमेंजियोमा है ना, इसकी ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी एरिया पे होती है जहाँ पर अगर ब्रेन में कोई मसला आ जाए, तो मेनिंजेस के अंदर मसला आ जाए, तो हमारे पास जो हेमेंजियोमा होगा उसी तरह का यहाँ पे भी होगा। जो ट्राइजेमिनल नर्व की एरिया ऑफ सप्लाई है उसके अंदर यहाँ पे मसला आता है। उसके अलावा ये बच्चों के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। और उसके अलावा ये एसोसिएट करता है अगर इंटरनल हीमेंजियोमास हुए हुए हैं, जैसे कि मतलब इंटरनल हैमरेजेस हुए हुए हैं, लिवर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आई हुई हैं, ईयर वे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आई हुई हैं, प्लेटलेट कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से भी हमारे पास ये इस तरह इनकी एक कॉज हो सकती है हीमेंजियोमास की।
उसके बाद एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म हमारे पास ये है कि इसके अंदर पिगमेंट नहीं बनते, ठीक है, स्किन के अंदर, हेयर के अंदर, रेटिना के अंदर, ठीक है। और जो कभी कभी क्या होता है कि आयरिस जो है ना वो पिगमेंटेशन शो करता है, ठीक है, जबकि उसको इतनी नहीं करनी चाहिए थी। और हमारे पास जो मतलब मेन बात क्या है कि जो मेलानोसाइट है ना वो हमारे पास मेलानिन नहीं बना पाएंगे। और मेलानोसाइट को मेलानिन बनाने के लिए इंजाइम चाहिए होता है, इंजाइम टायरोसाइनेज, ठीक हो गया। जब ये एब्सेंट होगा तो हमारे पास मेलानिन बनेगा और स्किन पे जो है वो पिगमेंटेशन अपीयर नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो एक लोकलाइज्ड एल्बिनिज्म है, पाई बाल्डिज्म, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो स्किन होती है ना, हेयर, हमारे जो सर की स्किन होती है और हेयर जो होते हैं उसके अंदर मेलानिन की कमी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, जब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो मेल्स के अंदर लेक्टिफेरस डक्ट्स होती है ना उसकी बाद में डेवलपमेंट नहीं होती पोस्ट नेटली, लेकिन गायनोमेस्टिया के अंदर क्या होता है कि उन्हीं रूडिमेंट्री लेक्टिफेरस डक्ट्स की मेल्स के अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो है ना जो मिड प्यूबर्टी पे जाके क्या होता है कि वो उसकी जो ब्रेस्ट है ना वो हाइपरप्लेजिया में चली जाती है, ठीक है। और उसके अलावा और इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोडायोल रेशियो है ना वो कम हो जाती है गायनोमेस्टिया के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के होते हैं, यानी XXY कॉम्प्लीमेंट वाला। तो मतलब उसकी जो अपीयरेंस होती है वो फीमेल लाइक हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्सेंस ऑफ निपल्स और द ब्रेस्ट, ठीक है। अब निपल एब्सेंस होगी तो उसे हम बोलेंगे एथीलिया, और ब्रेस्ट की एब्सेंस होगी तो उसे हम बोलेंगे एमेस्टिया। और हमारे पास ये दोनों साइडों पे भी हो सकता है और एक साइड पे भी हो सकता है, यानी कि बायलेटरल और यूनिलेटरल। और इसमें हमारे पास ये होता है कि अब नॉर्मल इसमें हमारे पास यानी कि डेवलपमेंट होती है मेमरी क्रेस्ट की, यानी कि मेमरी क्रेस्ट हमने पढ़ा था कि यूँ डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल एक्सिलरी रीजन से लेकर इग्वाइनल प्यूबिक रीजन तक, ठीक है। तो जब जहाँ पर ब्रेस्ट ने डेवलप होना है वहाँ पर तो वो रहती है, बाकी जो है वो डीजनरेट हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि उसकी जो डिसअपीयरेंस है वो नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए थी, ठीक है। या मेमरी बेड सही तरह से नहीं बन रही तो उस वजह से भी हमारे पास इसके अंदर इशू आ सकता है। उसके अलावा आता है हाइपोप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट। हाइपोप्लेजिया कहते हैं कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट इसी तरह से हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? कि एजेनेसिस ऑफ द गुनेड्स, ठीक हो गया, गुनेडल एजेनेसिस बोल सकते हैं कि मतलब गुनेड सही तरह से बन नहीं रहे। इसी तरह हमारे पास जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में 45X होता है, यानी कि हमारे पास उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो रही। इसी तरह हमारे पास पोलैंड सिंड्रोम है। पोलैंड सिंड्रोम भी एक हाइपोप्लेजिया की फॉर्म है जिसके अंदर पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है ना वो एब्सेंट होता है। उसके बाद हमारे पास एप्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट। एप्लेजिया में भी यही है कि वो उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो सही तरह से हो नहीं रही, हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्लैंड सही तरह से नहीं बन रहे, गुनेडल ग्लैंड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरन्यूमरेरी ब्रेस्ट और द निपल। इसके अंदर हमारे पास जो एक्स्ट्रा ब्रेस्ट होगी उसको हम बोलेंगे पोलीमेस्टिया, और जो निपल होंगे उसे बोलेंगे पोलीथीलिया। जो हमारे पास सुपरन्यूमरेरी निपल्स होते हैं ज़्यादातर बॉयज़ में कॉमन होते हैं, और जो सुपरन्यूमरेरी ब्रेस्ट होती हैं वो फीमेल्स में कॉमन होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास मेल के अंदर ये कॉमन होते हैं सुपरन्यूमरेरी निपल्स, इनको कभी कभी मतलब कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है मेल्स के साथ। लेकिन हमारे पास इनकी एक उन्होंने बताया कि करेक्टरिस्टिक है, ये जो पोलीथीलिया होते हैं इसके अंदर जब ये होते हैं तो साथ में रीनल और यूरिनरी ट्रैक की एनॉमलीज वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। और जो सुपर न्यूमरेरी ब्रेस्ट और निपल फीमेल्स में होती हैं वो ज़्यादातर एक्सिलरी और एब्डोमिनल रीजन में होती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा मेमरी क्रेस्ट थी उससे ये डेवलपमेंट होते हैं, जो उसके रेमिनेंट्स रह जाते हैं मेमरी क्रेस्ट के, वो पूरी तरह से डीजनरेट नहीं होते, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो उसके बाद जो हमारे पास ये जो सुपर न्यूमररी मेमरी टिश्यू है, ये जहाँ पर मेमरी क्रेस्ट बननी है इसके अलावा ये जो है ना 2 to 3 ईयर ऑफ एज में जाके जो है रिकग्नाइज, और ये जो पिलाई टॉटी है ये 2 to 3 ईयर ऑफ एज में जाके रिकग्नाइजेबल होती है। उसके बाद हमारे पास नेल्स का जो डिसऑर्डर है वो है हमारे पास प्लास्टिक एनोंशिया। उससे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जो कंजेनिटल एब्सेंस है फिंगर नेल और टेनोल की वो बहुत रेयर होती है, ठीक है। और हमारे पास इसकी एनोंशिया होता क्यों है? या तो हमारे पास नेल फील्ड नहीं बन रही, या नेल प्लेट नहीं बन रही, या प्रॉक्सिमल नेल फील्ड की डेवलपमेंट नहीं हो रही। और प्लास्टिक एनोंशिया में हमारे पास क्या होता है कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है हमारे पास नेल की, या फिर नेल एब्सेंस होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा वो ये वाली जो चीज़ है ये इसकी जो डेवलपमेंट है वो एसोसिएट करती है विद द पुअर डेवलपमेंट ऑफ हेयर, और बाकी जो टीथ वगैरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और एनोंशिया हमारे पास एक फिंगर नेल या टो नेल में भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा में भी हो सकता है।